नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से आपके सामने एक और नई क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम पाठ नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से आज अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको बताएंगे। देखिए, इससे पहले हमने अपने YouTube चैनल पर महत्वपूर्ण बिंदु, परिभाषाएं, अभ्यास के प्रश्न, टेक्सटुअल्स प्रश्न यानी कि किताब के अंदर के प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न और एक वाक्य और एक शब्द में प्रश्नों के उत्तर कराए हैं। लेकिन आज हम इसी पाठ से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको कराएंगे। देखिए, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे, शेयर करे, और जिन भी स्टूडेंट को हमारी वीडियो अच्छी लगे वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में जो भी उनको समझ नहीं आ रहा वो अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजें। हम आपके क्वेश्चन का जरूर आंसर देंगे। देखिए, आज हम अब स्टार्ट करने वाले हैं। आज कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। वैसे तो हम इस पाठ के अंदर बहुत कुछ आपको समझा चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि परीक्षाओं के अंदर अलग अलग तरह से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको अलग अलग प्रश्नों के बारे में अलग अलग तरीके से आपको समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। वो कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हमने बहुत ही बार आपको अपने इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करके बता दिया है, लेकिन मैं फिर से आपको एक और आसान भाषा में बताने वाला हूं कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों में परिवर्तन होकर नए उत्पादों का निर्माण होता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन में ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर, या वो अभिक्रिया जिसके अंदर अभिकारकों में परिवर्तन होकर, यानी कि गुणों में, अभिकारकों के गुणों में परिवर्तन होकर नए गुण धर्मों वाले उत्पादों का निर्माण होता है, नए पदार्थों का निर्माण होता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, आपको हमने एग्जाम्पल भी बताया, लेकिन यहां पे एक और एग्जाम्पल दे रखा है। जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया है, तो उसमें क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। देखिए, ये एक आपकी विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दे रखा है, जिसके अंदर जिंक जो है वो आपका यहां पे इस हाइड्रोजन से बहुत ही ज्यादा क्रियाशील तत्व है, जो कि हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा देगा, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल में से हाइड्रोजन को हटा देगा और खुद इसके साथ सल्फेट के साथ मिल जाएगा। तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस अलग से बाहर निकलेगी। यहां पे लिखा भी हुआ है कि जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसके बाद हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात तो कर रहे हैं, लेकिन आज हम इनके प्रकारों की भी बात करेंगे। हमने इससे पहले अपने इन प्रकारों के बारे में 1 बाय 1 सीरीज से आपको नहीं बताया है, वैसे आपको बहुत ही बार समझा चुके हैं। तो यहाँ पे हम रासायनिक अभिक्रियाओं के कौन कौन से प्रकार होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया की। संयोजन अभिक्रिया एक इसका प्रकार है। देखिए, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि संयोजन अभिक्रिया में वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम रासायनिक उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन में जब हम ऑक्सीजन का आपस में मिलाव कराते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं संयोजन के जस्ट विपरीत होती है वियोजन अभिक्रिया, जो कि 3 प्रकार की होती है, उसको भी हम आपको बताएंगे। पहले वियोजन अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर एकल उत्पाद से, एक यौगिक से टूटकर 2 या 2 से अधिक तत्वों का या 2 या 2 से अधिक यौगिकों का निर्माण होता है, हम उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास है, तो उसके अंदर आपको जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेगा। तो इससे आप अंदाजा भी लगा सकते हो कि एक टूट करके, यानी कि कैल्शियम
कार्बोनेट टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड में और आपका कार्बन डाइऑक्साइड में बनता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं इनके तीनों पार्टों की। पहला होता है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया तब संपन्न होती है जब ऊष्मा उसके अंदर आ जाती है। जैसे अभी हमने बताया कैल्शियम कार्बोनेट, जब हम उसमें ऊष्मा भी ऐड करेंगे तो वो टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। इसके बाद आता है आपका सूर्य का प्रकाश। जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो टूट के सिल्वर में और क्लोरीन में बदल जाता है, तो वो सूर्य के प्रकाश में होता है, उसको बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। और तीसरा आपका होता है जल। जल जब टूट करके जब हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो टूट करके हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। इसके बाद हमने ये दो डिस्कस कर ली आपको। इसके बाद है विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसकी जगह से विस्थापित कर देता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जिंक आपके पास है और वो आपने सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर डाला, जैसे हमने यहाँ पे बताया था आपको प्रश्न नंबर 1 में, तो वो क्या बनाता है, जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस आपका बनाता है। इसी तरह हम बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया की। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के अंदर आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि बेरियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम सल्फेट है, तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा और एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा। तो उसमें जो एल्यूमिनियम और बेरियम है वो आयनिक कंपाउंड है, वो आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, उनको वे आपस में आदान प्रदान हो जाएंगे, तो वो हमारी होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए हमने आपको विस्थापन भी बताई और द्विविस्थापन अभिक्रिया भी आपको बताई। इसके बाद लिखा हुआ है उपचयन और अपचयन। देखिए उपचयन वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का त्याग हो जाता है, हाइड्रोजन की हानि होती है, उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की हानि होती है और आपकी हाइड्रोजन उसकी वृद्धि होती है उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने बताया था कॉपर ऑक्साइड है प्लस में हाइड्रोजन गैस है, तो कॉपर अलग हो जाएगा और जल बन जाएगा, तो उसमें उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। उपचयन कैसे हो रहा है, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन जो है हट रही है तो अपचयन हो रहा है, और जब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रही है तो वो आपका उपचयन हो रहा है। इसके बाद दो और होते हैं, वो आपकी ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखिए ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया मैंने आपको बताई कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जो श्वसन है हमारा वो हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी अवशोषित कर ली जाती है, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, हमारी ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। देखिए ये सभी चीजें हमने आपको डिस्कस की और ये आगे आपको दी भी हुई है। जैसे संयोजन अभिक्रिया हमने आपको बता दी, वियोजन अभिक्रिया हमने आपको डिस्कस करके बता दी, विस्थापन आपको बता दी, द्विविस्थापन आपको बता दी हमने, इसके बाद उपचयन अपचयन भी बता दी। इसके बाद दो और आपकी अभिक्रिया आती है, एक अभिक्रिया आती है अवक्षेपण अभिक्रिया और एक आती है आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया की बात कर लेते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप यानी कि ठोस अविलेय पदार्थ बनता है, जिसमें अवक्षेप बनता है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है, सिल्वर नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट अलग हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड अलग हो जाएगा, तो ये कह रहा है सोडियम क्लोराइड विलयन को जब सिल्वर नाइट्रेट विलयन में मिलाया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड सफेद रंग का अवक्षेप बनाता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं कि यह अभिक्रिया क्या हो रही है, अवक्षेपण अभिक्रिया हो रही है। इसके बाद है ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी, हमने आपको अच्छी तरह बता दी। उदासीनीकरण अभिक्रिया की बात करते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया
कहते हैं। और देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसमें अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल के साल्ट NaCl और वाटर बनाते हैं, तो इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये सभी चीजें थी रासायनिक अभिक्रिया से जुड़ी हुई। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया से एक और बात जुड़ी हुई है कि रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अभिकारक जो होते हैं वे भाग लेते हैं और उनसे जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। तो ये भी प्रश्न हमारा क्लियर हो गया। लेकिन एक बात और समझिए कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उनमें कोई ना कोई हमें कैसे पता चल जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो पहला पॉइंट है कि उनकी अवस्था में बदलाव आ जाता है, या कोई गैस उत्सर्जित होने लगती है, या तापमान में वृद्धि हो जाती है या घट जाती है, या किसी गैस का बाहर निकलना होता है, या किसी का रंग परिवर्तित हो जाता है। ये चारों पॉइंट हमने आपको पिछली क्लास में भी और यहाँ पे भी आपको बताए। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 देखिए, ये भी हमने आपको बता दिया है कि जो वियोजन अभिक्रिया है उसको हम अपघटन के नाम से भी जानते हैं। ये तापीय है। तापीय में मैंने आपको बताया था कि एक तत्व टूटकर उसमें उष्मा के प्रभाव के कारण वो टूटता है, तो उसे हम तापीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। विद्युत में विद्युत के कारण टूटता है और प्रकाश में प्रकाश के कारण टूटता है। उपचयन और अपचयन भी हमने आपको बता दिया अच्छी तरह। इसके बाद बात आती है कि ऑक्सीकारक और यानी कि उपचायक और अपचायक क्या होते हैं। देखिए, वे पदार्थ जो ऑक्सीजन प्रदान करता है उसे हम उपचायक कहते हैं, और जो पदार्थ हाइड्रोजन प्रदान करता है उसे हम अपचायक कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया भी हमने बता दी। उपोपचयी अभिक्रिया बोलते हैं इसको, कि जिसके अंदर आपकी उपचयन भी और अपचयन भी दोनों ही अभिक्रियाएं एक साथ होती है, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये कुछ समीकरण आपको दे रखे हैं और इसमें आपने बताना है, कुछ अभिक्रियाएं आपको दे रखी है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए, ये आपका एक तत्व है और ये टूट के 2 या 2 से अधिक में है, तो इसको हम अपघटन यानी कि वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। इसके बाद ये मैग्नीशियम है, ये कॉपर है, तो मैग्नीशियम बहुत ही ज्यादा क्रियाशील तत्व है कॉपर से, तो वो उसको उसकी जगह से हटा देगा। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को हटा देगा, तो ये मैग्नीशियम सल्फेट बना और कॉपर अलग से बना, तो ये है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। कॉपर सल्फेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कॉपर हाइड्रोक्साइड बन गया, सोडियम सल्फेट बन गया। कॉपर और सोडियम आपस में एक्सचेंज हो गए, तो ये आपकी होगी द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, तो ये आपकी संयोजन अभिक्रिया होगी। यदि हम इसको विपरीत कर ले तो ये हमारी वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 की लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड विलयनों को मिलाकर बताइए कि अवक्षेप किस रंग का बनेगा। देखिए, जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के विलयन में मिलाया जाता है तो पोटेशियम नाइट्रेट बनता है और लेड आयोडाइड का अवक्षेप बनता है। तो यहां पे कह रहा है, क्या आप अवक्षेपित यौगिक का नाम भी बता सकते हैं? ये हमने बताया। इस अभिक्रिया को संतुलित भी करना और ये किस प्रकार की अभिक्रिया, ये भी आपने बतानी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो है अवक्षेप पीले रंग का होगा, जिसका नाम है लेड आयोडाइड। देखिए, पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट को जब हम रिएक्शन में कराते हैं तो पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा और लेड आयोडाइड बनेगा। तो ये द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि पोटेशियम और लेड का आपस में आदान प्रदान हो रहा है। इनमें हमें बताना है कि उपचयित और अपचयित और उपापचय और अपचायक पदार्थों का नाम लिखना है। देखिए, पहली अभिक्रिया के अंदर उपचयित पदार्थ कौन है? हाइड्रोजन जो है वो उपचयित पदार्थ है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है। अपचयित पदार्थ कौन है? कॉपर ऑक्साइड जो है वो आपका क्या है? अपचायित पदार्थ है। इसके बाद उपचायक और अपचायक क्या होते हैं? देखिए, उपचायक में हमने बताया था जो ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन प्रदान करता है, उपचायक होता है। और जो अपचायक जो ऑक्सीजन देगा वो उपचायक है।
जो हाइड्रोजन देगा वो अपचायक है। अब देखिए यहां पे उपचायक कौन है, कॉपर ऑक्साइड जो है वो उपचायक है, और अपचायक कौन है, हाइड्रोजन गैस जो है वो अपचायक है। तो यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ करके लिखी हुई है, तो मैं इनको अच्छी तरह आपको लिख के बता देता हूं कि उपचयित पदार्थ लिखना है, उपचयित पदार्थ लिखना है, वो आपका कौन है, उपचयित मतलब जो ऑक्सीजन जुड़ेगा वो है हाइड्रोजन। अपचयित पदार्थ कौन है, जिसमें से ऑक्सीजन हटी है वो है कॉपर ऑक्साइड। उपचायक और अपचायक ये कौन होते हैं, ये वे पदार्थ होते हैं, उपचायक वे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। तो ऑक्सीजन प्रोवाइड कौन करा रहा है, ये, और जो हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएगा वो आपका क्या है, H2 है, तो वो अपचायक है। इसी तरह इस दूसरे के अंदर ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करा रहा है, देखिए हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिल रही है, तो आपका उपचयित पदार्थ कौन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड आपका उपचयित पदार्थ है। और अपचायित पदार्थ कौन है, अपचायित पदार्थ ये है जिसमें से ऑक्सीजन निकल रही है, वो है सल्फर डाइऑक्साइड। तीसरी बात, उपचायक कौन है, जिसमें से ऑक्सीजन दी जा रही है और जो ऑक्सीजन ले रहा है वो अपचायक है। अपचायक कौन है, H2S। इस तरह आपने इन पदार्थों को पहचानना है कि उपचयित पदार्थ कौन से होते हैं, अपचयित पदार्थ कौन से है। तो ये समझने के लिए आपको उपचयन और अपचयन की परिभाषा अच्छी तरह से याद करनी होगी। देखिए जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, अब पहली अभिक्रिया में ऑक्सीजन हाइड्रोजन में जुड़ रही है, क्योंकि उपचयित पदार्थ अपचयित पदार्थ आपके अभिकारकों के अंदर पाएंगे, और अभिकारक में ये देखना है कि ऑक्सीजन किस में जुड़ी है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ी है तो उपचयित पदार्थ है, और कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हटी है तो वो अपचयित पदार्थ है। और उपचायक पदार्थ और अपचायक पदार्थ क्या होते हैं, जिससे यानी कि जिस पदार्थ से ऑक्सीजन जाएगी, जुड़े दी जाएगी, वो आपका उपचायक है, जिसने ऑक्सीजन ली है वो अपचायक पदार्थ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ZNO। यहां पे भी आपने लिखना है, चलो अच्छी तरह से लिखे हुए यहां पे। तो उपचयित पदार्थ कौन है, कार्बन है। अपचयित पदार्थ है, जिंक ऑक्साइड है। उपचायक कौन है, जो ऑक्सीजन दे रहा है वो जिंक ऑक्साइड है, जो ऑक्सीजन ले रहा है वो कार्बन है। इसी तरह एल्यूमिनियम और HCl में देखेंगे, फोर्थ पार्ट में उपचयित पदार्थ है एल्यूमिनियम, कि ऑक्सीजन इसमें जुड़ रही है, और ऑक्सीजन जिसमें से हट रही है वो है HCl। उपचायक जो HCl, और अपचायक आपका एल्यूमिनियम। तो आपने यहां पे ये क्लियर करना है कि कौन सी अभिक्रिया में किस तरह से हम पदार्थों को ढूंढेंगे। इसके बाद रासायनिक समीकरण और संचारण की बात करेंगे। तो समीकरण हमने आपको डिस्कस करके बता ही दिया कि रासायनिक अभिक्रिया आपको बताई थी मैंने। तो रासायनिक समीकरण के बारे में बात करेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों की संख्या उत्पाद की संख्या के बराबर होती है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन 2 है, इधर भी 2 है। अब ये कह रहे हैं इसको संतुलित करना क्यों जरूरी है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी तत्व का ना तो अंत किया जा सकता और ना ही उसका निर्माण किया जा सकता, यानी किसी भी तत्व का ना तो विनाश किया जा सकता ना ही उसको दोबारा से निर्मित किया जा सकता। तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण
इसलिए जरूरी है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम कहता है कि अभिकारकों की संख्या उत्पाद की संख्या के बराबर होनी चाहिए, यानी कि जो अभिकारक है उनका द्रव्यमान अभी उत्पाद के द्रव्यमान के समान होना चाहिए, और ये तभी संभव है जब तत्वों की संख्या अभिकारकों में और उत्पादों में समान होगी। देखिए इससे हमें क्या जानकारी मिलती है, अभिकारक और उत्पाद के नामों का पता चलता है, अभिकारक और उत्पाद में अणुओं की संख्या का पता चलता है, अभिकारक और उत्पाद में मोलों की संख्या का पता चलता है और उनके द्रव्यमान का पता चलता है। संतुलित रासायनिक समीकरण से हमें ये चीज अच्छी तरह से आपको पता करते हुए मिलेगी। देखिए ये जो समीकरण दे रखा संतुलित करना है, तो यहां पे देखिए आयरन 1, देखिए मैं लिख लेता हूं Fe प्लस H2O गिव्स, शायद उत्तर नहीं लिखा, Fe3O4 प्लस में H2। ये देखिए आयरन 1 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे मैं 3 लगा देता हूँ। 3 लगाने से यहाँ पे तो कोई असर नहीं, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 4 लगा दी, हाइड्रोजन 8 होगी तो यहाँ पे भी 4 लगा दी, इस तरह ये बैलेंस हो गई। यहाँ देखिए H2 प्लस में O2 गिव्स H2O, हाइड्रोजन 2 है, 2 है ठीक है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है तो यहाँ लगाया 2, तो हाइड्रोजन भी हमारी 4 होगी, तो इसलिए यहाँ पे आपने 2 लगाना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैलेंस करके ही लिखी हुई है, देखिए ये बैलेंस करके ही लिखी हुई है, ये आपके यहाँ पे आंसर्स है, ये दोनों आपके क्वेश्चंस के अंदर है। यहाँ पे भी ऐसे ही संतुलित करना है, और ये संतुलित करना तो मैंने आपको सिखा ही दिया, दोनों तरफ तत्वों की संख्या आपकी बराबर होनी चाहिए। जंग लगना किसे कहते हैं और जंग का रासायनिक सूत्र भी लिखना है, और वो हमने बताया था Fe2O3.XH2O, ये जंग का सूत्र होता है। और इससे होने वाली हानि क्या होती है, जब लोहे की, देखिए जब लोहे से बनी वस्तु नमी युक्त वायु में खुली पड़ी रहती है तो उन पर भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है, किसकी वजह से, अम्लों की वजह से, रासायनिक अभिक्रियाओं की वजह से, वायु की वजह से, जल की वजह से, नमी की वजह से, तो इस प्रक्रिया को जंग लगना कहते हैं। और इस प्रक्रिया के कारण लोहे से बनी वस्तुओं की चमक जो होती है कम हो जाती है। और जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3, यहाँ पे ये 2 छोटा लिखना है और 3 भी छोटा लिखना है, ये हमने यहाँ पे आपको लिख के दिखा दिया। हानि क्या होती है, जंग के कारण लोहे की वस्तु धीरे धीरे कमजोर होती रहती है, उसकी चमक भी फीकी पड़ जाती है और वो छीन भी हो जाती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 29, विकृत गंधिता को कैसे रोका जा सकता है। सबसे पहले आपको विकृत गंधिता के बारे में बताऊंगा कि वह जिसमें वसायुक्त और तेलीय पदार्थ होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया यानी कि उपचयन के कारण, यानी कि ऑक्सीजन आने के कारण उनके स्वाद में, उनके गंध में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे हम विकृत गंधिता बोलते हैं। और इसको कैसे रोका जा सकता है कि इनके अंदर प्रतिऑक्सीक कारक मिलाकर या वायुरोधी बर्तनों में इन खाद्य पदार्थों को रखकर, या नाइट्रोजन गैस, क्योंकि नाइट्रोजन गैस एक अक्रिय गैस है जो कि प्रतिऑक्सीक कारक का भी कार्य करती है। इसके बाद लोहे की बनी वस्तुओं को जंग लगने से किस प्रकार बचाया जा सकता है। सबसे पहला है कि लोहे की वस्तुओं पे पेंट करके, दूसरा है यसद लेपन करके, जिंक धातु द्वारा लोहे का यसद लेपन करके, और लोहे पे तांबे का विद्युत लेपन करके, और तीसरा स्टेनलेस स्टील, निकल स्टील, मिश्र धातु, इनको बना करके लोहे की वस्तुओं को हम बचा सकते हैं। आखिरी प्रश्न है कि प्रतिऑक्सीक कारक पदार्थ क्या होते हैं और इन्हें डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों में क्यों मिलाया जाता है। देखिए प्रतिऑक्सीक कारक पदार्थ वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो खाद्य पदार्थों में उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीजन को आने से रोकते हैं, उन्हें हम प्रतिऑक्सीक कारक कहते हैं। जैसे BHA, BHT, इन्हें डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों में इसलिए डाला जाता है ताकि उसका उपचयन ना हो सके और उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। तो इस प्रकार हम आपको ये बता सकते हैं कि प्रतिऑक्सीक कारक पदार्थों को जब हम किसी बंद या वायुरोधी बर्तनों में डालते हैं तो उनसे ऑक्सीजन होने की क्रिया नहीं हो पाती
और हमारा जो खाद्य पदार्थ है वो बच जाता है। और देखिए आज की क्लास में इतना ही हम कराएंगे, क्योंकि अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में इतने ही प्रश्न आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमारे चैनल पर बहुत से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सके। हमारे आप सभी व्यूवर्स की वजह से 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके हैं। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नया है वो हमारी वीडियो पर कमेंट भी करे। जिस भी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन पूछना है वो हमसे पूछ सकता है, कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिखकर भेज सकता है, हम उसका आंसर जरूर देंगे। धन्यवाद।